Hello everyone, thank you for joining this meeting. And first of all, I would like to thank Mr. Harun Rashid for his precious time. And thank you, sir, आपने ये meeting join की. और Sir Harun Rashid, Thank you. okay. Okay, let's start the session, sir. First of all, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके बारे में थोड़ी आप थोड़ा इलाबोरेट करें कि अभी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, जैसे कि बहुत सारी न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्टर में जाएगा, तो कितने चांसेस हैं कि पाकिस्तान लाइक श्रीलंका वो भी डिफॉल्टर में जाने के चांसेस हैं? देखिए, डोंट कंपेयर पाकिस्तान विद श्रीलंका, ठीक है? पाकिस्तान इज द बिगर। कैमरा ऑन कर दें, कैमरा ऑन कर दें, सॉरी टू इंटरप्ट। माय कैमरा इज ऑन। नो सर, इट्स नॉट ऑन। Yes, now it's on. Is it okay? Yes, sir, it's okay now. You see, you don't compare it Pakistan with Sri Lanka. There is a different, उनका जो पॉलिटिकल एज वेल एज दी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो डिफरेंट है, यहाँ पर दूसरी है, बिकॉज दैट वाज द टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी थी। यहाँ पर हम एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी है। लेकिन नो डाउट के वी आर पासिंग थ्रू अ वेरी क्रूशियल पीरियड, और उसकी रीजंस यही है कि हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस शैटर हो गया, जिसकी वजह से लैंडिंग के अंदर लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। कुछ 5-6 महीनों से पैसे होल्ड हो गए हैं, और है ना, डॉलर्स की बहुत ज्यादा बाइंग हो गई। अफगानिस्तान से भी डॉलर आने बंद हो गए, तो एक सिचुएशन क्लियर हो गई, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो गया। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सारी चीजें कॉप अप हो रही है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इस महीने के लिए जो हो वो कम हुआ है, आपकी इंपोर्ट को कटेल किया गया है, और द मूवमेंट आईएमएफ की जो ये जो आज आईएमएफ का एक आपको पता है कि वो भी आ गया है, जिसमें आईएमएफ ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान ने उनकी सारी शर्तें मंजूर कर ली है, और 24 अगस्त को इनकी मीटिंग है, एंड होपफुली दे विल रिलीज द अमाउंट, एंड द मोमेंट दे विल रिलीज द अमाउंट एवरीथिंग विल बी यानी क्लियर, और सारे जितने भी इंटरनेशनल लैंडर्स हैं वो सारे पाकिस्तान को पैसे देंगे उसके बाद, और थिंग्स विल बी गो ऑन एज लाइक दैट। ओके, थैंक यू सर। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो पाकिस्तान में देखा जाए तो जून और जुलाई को कंपेयर किया जाए तो इन्फ्लेशन रेट और इंक्रीज हो गया है। तो अगर पाकिस्तान की आवाम को देखा जाए तो सिचुएशन ऐसी है जैसे कि श्रीलंका में पेट्रोल की प्राइसेस में इतना इंक्रीज हो गया, डॉलर रेट इतना इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन इतनी इंक्रीज हो गई, तो गवर्नमेंट इसके लिए कौन से एक्शन ले रही है कि इस सारी सिचुएशन को ओवरकम किया जाए? देखें, पहले तो बात मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है? आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट। इफ यू टेक मी एज अ न्यूट्रल एनालिस्ट, तो मैं आपको, मेरा वर्जन कुछ और होगा, एंड इफ यू टेक मी, बिकॉज आई बिलोंग टू पीटीआई, तो इफ यू टेक मी एज अ पीटीआई वर्कर सपोर्टर, तो माई वर्जन इज डिफरेंट। लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रल एज वेल एज द पीटीआई वर्कर। तो मैं बोलता हूँ कि ये सारी निकम्मी है गवर्नमेंट, बेसिकली निकम्मी गवर्नमेंट है, इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है? वो सब गवर्नमेंट में इसलिए आए थे कि वो अपने केसेस खत्म करे, नैप को वो कटेल करे, और अपने सारे केसेस खत्म करे, और अपने अपने लिए एनआरओ ले ले, ठीक है? उन चक्रों में वो आईएमएफ के पास देर से गए। आप देखें कि आपकी जो जीडीपी थी वो 6% से ग्रो कर रही थी, आपकी है ना एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, आपकी एक्सपोर्ट 20 बिलियन से 30 बिलियन के ऊपर चले, 32 बिलियन पे चले गई। आपके फॉरेन रेमिटेंस जो थे वो 20 बिलियन से 33 बिलियन पे आ गए। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जी थी वो 28% से ग्रो कर रही थी। आपकी आईटी एक्सपोर्ट बढ़ गई, आपकी पंखे चीजें, यू नेम इट, एवरीथिंग वाज इंक्रीजिंग, ठीक है ना? आपको कोविड की वजह से फार्मास्यूटिकल जो चीजें वो आपको 500 मिलियन की, 1 बिलियन की चीजें मंगवानी पड़ गई, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी बैलेंस ऑफ पेमेंट में, लेकिन आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 0 हो गया था, और उसके बाद आप सरप्लस में चले गए थे। उसके बाद इनके आने के बाद हालात और खराब हुए। आपकी जो बैलेंस था, आपके जो फॉरेन रिजर्व थे वो 22 बिलियन डॉलर्स के ऊपर थे, और जब उन्होंने आपको छोड़ा गया है तो 16 बिलियन पे थे, जिसको वो अभी 9 बिलियन पे लेकर आए। तो ये तो सारा निकम्मा जो गवर्नमेंट आई है उनकी वजह से ये सारा हुआ। अगर ये पहले तो कहते हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, इमरान खान ने खराब कर दिया,
फिर वो मुंह काला करके IMF के पास गए, फिर उनकी वो शर्तें मानी है जो प्रीवियस गवर्नमेंट कभी भी नहीं मानती। इन्होंने पेट्रोल भी लेवाई भी लेकर आए, पेट्रोल की प्राइसेस भी हाई कर दी, और सारा इल्जाम बस वो सारा दिन गवर्नमेंट के ना वो चैनल्स के ऊपर बकवास कर रहे होते हैं कि ये PTI की वजह से हुआ। PTI की वजह से कैसे हुआ भाई, आप रिवर्स कर दो अगर PTI की वजह से हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ देम। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको बता देता हूँ पूरी दुनिया के अंदर रशिया यूक्रेन की पोजीशन जो जंग हुई है उसकी वजह से हर जगह इन्फ्लेशन आया है। अमेरिका के अंदर रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है, यूरोप है ना, आपको पता है यूरो और जो डॉलर है वो पैरिटी, वो 1.1514 चलता था, वो दोनों इक्वल हो गए, बल्कि यूरो तो अब नीचे आ रहा है और US डॉलर आगे है। तो क्योंकि उनके पास गैस के क्राइसिस, अभी सर्दियों में और ज्यादा गैस के, अगर ये यूक्रेन और रशिया का मामला हल नहीं हुआ तो वीट क्राइसिस आएगा, फूड क्राइसिस आएगा, आपका जो है ना वो ऑयल का क्राइसिस आएगा, गैस का क्राइसिस आएगा। तो सारी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में। और ये मैं आपको बताऊं, सिर्फ एशिया की मैं बता देता हूँ, एशिया के अंदर तकरीबन है ना मेरे ख्याल में एग्जैक्ट फिगर बिलियंस एंड मिलियन डॉलर है ना वो कम हो गए, इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और सारी एशियन कंट्रीज के अंदर। इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान, एवरीवेयर इट इज लाइक दैट। ओके सर, अभी जो केस चल रहा है फॉरेन फंड का, जो आज रिसेंट न्यूज आई है PTI की फॉरेन फंड से रिलेटेड, तो आपका इस बारे में क्या राय है? देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 4-5 साल यानी 2014 से ये कहना वो नगमा गा रहे थे और ये कह रहे थे कि ये फॉरेन फंडिंग फॉरेन फंडिंग फॉरेन फंडिंग, ठीक है ना। ये फॉरेन फंडिंग है ना, और एक चंदा लेना और फॉरेन फंडिंग करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपने चंदा लिया है और चंदा अपनी पार्टी के लिए लिया है, और वो चंदा भी यूज हुआ है पार्टी के लिए, कोई फंक्शन हो गया, कोई जलसा हो गया, कुछ हो गया, जो भी है पार्टी के उसमें। दूसरी बात ये होगी कि ये कोई आपके मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग, ठीक है ना। ये एक इलीगल फंडिंग तो आप कह सकते हैं। फॉरेन फंडिंग का मतलब ये होता है कि एक आपकी अमाउंट आई है, उससे मुल्क को डिस्टेबलाइज किया गया है, जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया गया था। अगर ऐसी कोई बात साबित हो जाए या ऐसा कोई प्रूफ आ जाए कि जैसे ये 13 पार्टी जिन्होंने डिस्टेबलाइज किया और इमरान खान की पार्टी को बाहर निकाला, और अगर उन्होंने कोई पैसा लिया होगा, मैं तो एक सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल, अगर उन्हें कोई पैसा लिया होता है इन 3 पार्टियों ने और ऐसा कोई प्रूफ आ जाए तो ये तीनों पार्टी बैंड हो सकती है। लेकिन यहां पर इमरान खान के केस के अंदर ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये एक चंदा लिया गया है, इसको एज चंदा ट्रीट किया जाता है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर हमारा जो है वो 22 है, जिसके बारे में हमने बहुत दफा कह चुके हैं कि वी हैव नो कॉन्फिडेंस ऑन इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उसके बावजूद भी इसमें उन्होंने जबरदस्ती एक फैसला लाया और उसमें 63A को डाल दिया, ठीक है। और है ना वो क्या कहते हैं, झूठ बोला, इस तरह की उन्होंने कोई चीज एक दो क्लॉज डाल दिए। बेसिकली इमरान खान साहब ने ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर एक डिक्लेरेशन दिया है, उन्होंने कोई ये वादा नहीं किया, अहदनामा नहीं दिया, कोई ओथ नहीं किया है। ओथ लेकर आदमी झूठ बोले तो वो झूठा होता है, ये एक डिक्लेरेशन होती है। जैसे मैं आपको एक फिगर्स दे रहा हूं, तो आप ये कह सकती है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेजर हारून, या जो आपके पास एक स्टैटिस्टिक आई है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैटिस्टिक आई कैन से दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो वो जो ऑडिट की रिपोर्ट थी उसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये चीज जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके मेरे ख्याल में इसका कुछ नहीं होना चाहिए, और कुछ होना भी नहीं, होगा भी नहीं, और कुछ हुआ भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो कह रहे हैं ना कि हमने 15 अकाउंट शो नहीं किए, तो जैसे फवाद खान ने अभी कहा है कि वो हमारे जो फवाद साहब हैं उन्होंने कहा है कि जी है ना हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और है ना ये जो 15 अकाउंट्स की जो बात कर रहे हैं दैट वी विल शो, क्योंकि ये सारे अकाउंट्स तो उन्होंने शो किए। लेकिन हैविंग सेड दैट इन्होंने वायलेशन की है। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था जिसके अंदर बताया गया था कि जी आप सारी पार्टियों का ऑडिट करेंगे, और सारी पार्टियों का ऑडिट शुरू हुआ था। अभी तक जो पीपल्स पार्टी है और नवाज शरीफ की पार्टी नून लीग है, उसके तो कोई ऑडिट रिपोर्ट जमा ही नहीं हुई, कोई उनकी ऑडिट नहीं हुई, कोई इनकी स्क्रूटनी हुई, सिर्फ टारगेट है ना PTI को किया गया है, ठीक है। यस सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है? यस सर, यस श्योर जी,
मेजर साहब, ये लग रहा है कि आप शायद पीटीआई के वर्कर के तौर पे गजब बोल रहे हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि बिजनेस की बात की जाए। तो अगर हम देखें तो एससीसीपी का लॉ जो है वो तो स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट करता है कंपनीज को कि वो कोई चंदा नहीं दे सकती, और इवन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसी फॉरेन नेशन से भी चंदा नहीं ले सकती। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि जो कंपनीज है उन्होंने भी चंदा दिया हुआ है, और फॉरेन नेशन इवन के इंडियन जो हैं उन्होंने भी चंदा दिया है पीटीआई को। तो इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए जी, वहां पर है ना, फॉरेन कंट्रीज ने नहीं दिया है, इंडिविजुअल्स ने चंदे दिए, ठीक है ना। इंडियन का नाम शामिल है, इंडियन भी शामिल है, और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप उनके नाम देख लें। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं रोटरी क्लब के अंदर हूँ। सुने, मैं आपको बताऊं, मैं रोटरी क्लब इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके अंदर उन्होंने नाम भी बता दिया, अमाउंट भी बता दिया। अब मेरी बात, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। आप मेरी पॉइंट भी, आप मेरा पॉइंट ले लें प्लीज, मेरा रिप्लाई ले लें। देखिए मैं रोटरी क्लब का, रोटरी अफेयर्स का मैं ना चेयरमैन हूँ, ठीक है, 3271 डिस्ट्रिक्ट रोटरी का, ठीक है। हमारे रोटरी क्लब के अंदर है ना, वो इंडियंस भी हैं, अमेरिकन भी हैं, और है ना पूरी दुनिया के लोग हैं, रोटरी क्लब में होते हैं। अब मैं यहाँ पर चंदा लेता हूँ, यहाँ पर हम थर के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, हम नलके लगाते हैं, वो लगाते हैं। एक है ना इंडियन अगर उसके अंदर चंदा दे देता है, तो इसका मतलब है कि वो जो मैंने एक वेलफेयर का काम शुरू किया है, या रोटरी में मैंने पैसे लिए हैं, वो क्या मैंने मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए लिए गए। तो क्या एससीसीपी उसके लिए भी मुझे रोकेगी कि मैंने ना वो पैसा क्यों लिया, चंदा क्यों लिया? आप मुझे इस बात का जवाब देना। हेलो, यस सर। सर नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस सर, सर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से इकोनॉमी को इतना सारा नुकसान हो रहा है, आप लोग मतलब बैठकर सारी पॉलिटिक्स के जो लोग हैं वो एक वे आउट क्यों नहीं निकालते इंस्टेड ऑफ लड़ाई एंड झगड़ा? देखिए मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको कहा कि मैं खान को पसंद करता हूं, मैं सपोर्टर हूं पीटीआई का, ठीक है। मैं कोई पीटीआई का कोई ना मैं मेंबर हूं, ना मैं पीटीआई की कोई है ना अपॉइंटमेंट होल्ड करता हूं, ठीक है। मैं एक सपोर्टर हूं पीटीआई का, और पीटीआई का मैं सपोर्टर इसलिए हूं कि मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हूं। मैं हर उस आदमी का सपोर्टर हूं जो पाकिस्तान के फेवर में बात करेगा, पाकिस्तान के लिए बात करेगा, ठीक है। अब आप कहते हैं ये बैठते क्यों नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं बैठ रहे हैं। इससे तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि देखिए, आप अपने पॉलिटिकल झगड़े, मसले मसाइल वो सिर्फ असेंबलीज में और वहां तक ही रखे। आप इसको इकोनॉमी का बेड़ा गर्क ना करें, आपस की लड़ाइयों का आप मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। कुछ लोगों को, अच्छे लोगों को बैठना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे मुल्क का इतना नुकसान कर दिया, इतना हमने $1 बिलियन लेना, टोटल $6 बिलियन लेना है। मैं आपको बता देता हूं, पिछले 4 महीने के अंदर जितनी स्टॉक मार्केट में लोगों ने नुकसान किया वो तो $4 बिलियन से ज्यादा है। तो मैं आपको बता, मैं भी स्टॉक का है ना, मैं भी स्टॉक के अंदर काम करता हूं। मेरी जो अभी जितना पोर्टफोलियो है वो तो 1/3 रह गया है, जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका 1/3। मुझे तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, एंड आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल विद एनीबॉडी, ठीक है ना। एज फार एज दिस इज कंसर्न के जो मुल्क के खिलाफ जो कुछ गलत काम हो रहा है, या मतलब आप लड़ रहे आपस में, मुल्क का बेड़ा कर रहे हैं, आप आपस में लड़ो, पॉलिटिक्स में लड़ो, उसके साथ आप पॉलिटिकल वे में बात करो, ना कि आप इकोनॉमिक्स के ऊपर आकर आप है ना हमारा बेड़ा गर्क कर दो। राइट सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉलर रेट के बारे में, कि डॉलर रेट जो है ये दिन ब दिन अगर देखा जाए तो एक दिन में 3 रुपए 4 रुपए इंक्रीज होता जा रहा है। वैसे तो ये मतलब कल से देखा जाए तो डॉलर थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बाकी अगर देखेंगे प्रीवियस टाइम में डॉलर का रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो उसकी वजह ये नहीं है कि इकोनॉमी की कंडीशन वीक है, इसकी वजह ये है कि पॉलिटिक्स की वजह से जो है ये ज्यादा और इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका आपकी इसके बारे में क्या राय है डॉलर रेट? देखिए दिस इज मल्टी फैक्टोरियल। पहली तो बात है कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी आउट है, नो डाउट। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है, 6 बिलियन का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया है, ठीक है ना। वो आपको बैलेंस, आपके पास है ना फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, आपको पेमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ रहे हैं तो डॉलर बढ़े, एलसीज नहीं खुल रही है, बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रही है एलसीज, ये सारी चीजें। लेकिन इसको फर्दर है ना कॉम्प्लिकेटेड है ना हमारे लोगों ने कर दिया है। हमारे लोगों ने क्या किया है कि पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे यहाँ खराब कर दी, पॉलिटिकल सिचुएशन खराब कर दी, लोगों का कॉन्फिडेंस हट गया। आज डिफॉल्ट हो रहा है, कल डिफॉल्ट। और देखिए आप सारा न्यूज, 100 न्यूज चैनल है, 100 न्यूज चैनल पे डिफॉल्ट की बात होगी। तो एक आम आदमी, जो एक आम इन्वेस्टर, वो क्या करेगा? अपने पैसे को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करेगा, ब्लैक में लेगा, हर रेट पे। वो 260 में के अंदर भी है ना 4-5 दिन पहले बिक रहा था। अभी आपको इंटरबैंक
इंटरबैंक आपका Yes. इंटरबैंक आपका 238 पे है, लेकिन आप लेने जाओगे तो कोई भी डॉलर नहीं देगा। 245 में ब्लैक में मिल जाएगा आपको, 246 में मिलेगा। हैविंग सेड दैट, अभी रीढ़ की पोजीशन देखे तो पाकिस्तान का जो रीढ़ है ना 118% के ऊपर है। इसका मतलब डॉलर जो पाकिस्तान की करेंसी है ना वो डी वैल्यू हुई है 18% ज्यादा। बल्कि मेरे हिसाब से अगर 4% वो भी ले ले, 6% वो ले तो 24% है ना वो, यानी ओवर डी वैल्यू हो गई है। तो मेरे हिसाब से डॉलर को कम होना चाहिए और कम होगा, और कम इस सूरत में होगा कि द मोमेंट आईएमएफ का $1 बिलियन की पहली ट्रांजिट अगर आपको रिलीज हो जाती है तो आप देखेंगे कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला, और आपका डॉलर भी बड़ा स्टेबल होगा, और स्टेबल आके 216 220 के दरमियान ये ट्रेड करेगा इंशाल्लाह। सर अगर आवाज आ रही है भाई? यस वी कैन हियर यू। अच्छा, आयुष साहब मुझे आप ये बताएं कि आपने ये कहा कि डॉलर 24% जो अगर इतना गिरा है, 24% हिस्सा उसमें वो है जो कि इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, जिसकी वजह से ये डॉलर 20% ज्यादा रूपी डिप्रिशिएट हो गया है। तो आपको नहीं लगता कि जो आईएमएफ की ट्रांच आएगी उससे तो वो जो इकोनॉमिकल फैक्टर है वो तो कवर हो जाएगा, लेकिन जो पॉलिटिक्स की वजह से जो इतना हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं मार्केट में, किसी भी किस्म के बिजनेस में, वो रिकवरी नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो हमारे मामलात हैं वो रोज बरोज एक नई कहानी है, किसी ना किसी वजह से ड्रैग हो जाता है मामला। आई पार्शली एग्री विथ यू। देखिए मैं आपको बताऊं कि इट इज नॉट ओनली के खान साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखें कि एक गवर्नमेंट है वो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है और वो अभी चिपकी रहनी चाहती है, ठीक है ना। एक बात तो मैं दोनों साइड से बोलता हूं कि वो चिपकी रहनी चाहती है, ये इनसे बात करना नहीं चाह रहे। होना ये चाहिए कि ये बात करें और वो चिपके ना रह गए, इलेक्शन कर दें, मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपकी स्टॉक मार्केट जिस दिन इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी, आई कैन गारंटी यू कि आपका स्टॉक 2000 पॉइंट से लेकर 3000 पॉइंट स्टॉक बढ़ जाएगा। आप देखिएगा आपका स्टॉक कितनी पीई के ऊपर काम कर रहा है, बहुत बहुत ज्यादा है और बहुत अट्रैक्टिव रेट्स हैं। आप पीएसओ आपको 170 में मिल रहा है, ठीक है, आपको नेटसोल आपको 90 रुपए में मिल रहा है, वो 200 रुपए में मिलता नहीं था। आपको टीआरजी आपको अभी भी, हालांकि 2-3 दिन से इसमें रैली चल रही है, तो 180 रुपए से आपको 90 रुपए में मिला है। इसलिए इस तरह आप कोई भी चीज ले लो, टेक्सटाइल्स की कोई भी आइटम ले लो, आप है ना ओजीडीसी ले लो, पीपीवीएल ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी सब चीजें अपनी है ना बहुत मतलब 12 साल 18 साल के रेट के ऊपर है, यानी इतनी नीचे है और बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस है। इसके बावजूद भी लोग नहीं ले रहे। वजह ये है कि डिफॉल्ट हो जाएगा, नेगेटिव न्यूज, जिसको जिल में जो आता है मुंह में बकवास करता है पाकिस्तान के बारे में, सब सुन रहे होते हैं। ये सबको बैठ के सोचना पड़ेगा, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना पड़ेगा। गुड न्यूज यूज डेट कि मैं, क्योंकि सिंस आई बिलोंग टू आर्मी, फैमिली भी आर्मी में है, तो आई एम गेटिंग गुड न्यूज इन द सेंस कि इंशाल्लाह ताला मेरे सोर्सेस मुझे ये कहते हैं कि समथिंग इज गोइंग ऑन और इंशाल्लाह ताला जल्दी इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। तो अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो एवरीथिंग विल बी सेटल डाउन इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया। Thank you so much, sir. Mr. Sameer Gulzar, can you hear me? Ji, please, can you hear me? Yes, sir. Thank you for joining this video, everyone. He is the chairman of All Pakistan Gas Association. Thank you, sir, for joining this meeting. Sir, आपका इसके बारे में क्या राय है जो अभी सवाल हुआ? बेटे मैं चेयरमैन हूँ ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन का, नॉट द गैस एसोसिएशन, तो मैं आपको करेक्ट कर दूं। देखिए बात यह है कि जब तक आपका ये पॉलिटिकल सिचुएशन कूल डाउन नहीं होगी, और जो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है पिछले 2-3 महीने से, तो अब जैसे अभी हारून साहब ने भी जैसे बताया कि जी आपके स्टॉक मार्केट के रिव्यू में देखें तो हर चीज बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है, ऑयल सेक्टर बिल्कुल थ्रोवे प्राइस पे है। उसके ऊपर एक और बात बड़ी ये हो गई है कि जी इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि इनको वो पैसों की जरूरत थी, इन्होंने कुछ सेक्टर्स को 10% जो करंट प्राइस है उसमें 10% डिस्काउंट पे किसी का बाहर को डॉलर के लिए ऑफर की हुई है। तो वैसे आप दुनिया में कहाँ पे बैंक जो है जो
6 पी पे 7-8 पी पे दुनिया में मिलते हैं, वो पाकिस्तान में 1.5 पी पे मिल रहे हैं। और ऐसी भी कंपनी है जैसे PSO है, 250 रुपए कमाने वाली कंपनी, वो आपको 250 रुपए में मिल रही है। इसमें मुख्तलिफ नहीं नेम इट, टेक्सटाइल सेक्टर, हर चीज, ये सब सेक्टर तो इस वक्त स्टॉक मार्केट में तो इस वक्त बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे हैं। सेकेंडली, हमारी जो रुपी प्रेशर में है तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा आउट है। आप इसमें ये देखें कि पिछले साल हमने $9 बिलियन की, मैं रिपीट कर रहा हूँ, $9 बिलियन की आपने ईटेबल आइटम, फूड आइटम मंगा लिए। तो जिस मुल्क की आपकी वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट आउट है और आप WTO के एग्रीमेंट के तहत उन पे बैंड नहीं लगा सकते, तो उसमें जब इतनी बड़ी आप इंपोर्ट कर लेंगे तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आउट होगा, और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट आउट होगा आपकी एक्सपोर्ट्स कम होंगी, इंपोर्ट ज्यादा होंगी और फॉरेन रिमिटेंस वगैरह मिलू के। लेकिन अब एक और अच्छी बात यह कि इंटरनेशनल प्राइस, आज मैं देख रहा था कि उसने 100 का बेंचमार्क तोड़ा है और वो आज सुबह 96 भी गया है और अभी 98, 99 में जा रहा है। तो इसमें अगर आदमी को ये पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑयल में कुछ रिलीफ मिल जाएगी, एडिबल ऑयल की भी प्राइस कुछ कम हुई है, स्टील की प्राइस भी कुछ कम हुई है, तो इम्पोर्ट तो कम होगी इंशाल्लाह। जैसे इम्पोर्ट कम हुई तो आपको डॉलर को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। सर, आपने बताया कि PSO 150 रुपए की अर्निंग कर रहा है और 250 रुपए पे मिल रहा है, 250 की अर्निंग करेगा इस दफा, 250 की अर्निंग कर रहा है और फिर भी 250 पे मिल रहा है। PPL नीचे मिल रहा है, OGTC नीचे मिल रहा है। सर, उसकी वजह सिर्फ यही है ना कि उनके ऊपर जो इस वक्त सर्कुलर डेट का मसला है वो PSO के ऊपर 110 अरब का है, आपका PPL OGTC पर आपका 500 पे 550 अरब का। आप ये देखेंगे जो कंपनी 200 अरब कमाएगी साल का, अगर 500 अरब उसके ऊपर सर्कुलर डेट भी है तो 2-2.5 साल में वो पैसे पूरे कर लेगी। Yes. सर, वो पूरे तो कर लेगी, वो 250 रुपए कमा के इसी वजह से डिविडेंड नहीं दे सकती। यही वजह है हमारी OGTC और PPL में, और यही वजह है अगर आप देखें तो सुई नॉर्दर्न में यही सर्कुलर डेट का ही मामला है जो IPP से लेके स्टार्ट हुआ है। इसी की वजह से अब इनकी अर्निंग्स अगर 200 रुपए भी आ रही है तो भी वो कुछ दे ही नहीं सक रहे, ना डिविडेंड आएगा ना उस पर कोई मसला ये है ना, मसला ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, वो पैसे देगी। PSO का अर्निंग का प्रॉब्लम नहीं है, PSO के उधार है लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर उधार है। द मोमेंट गवर्नमेंट पैसे रिलीज करेगी PSO तो बहुत फेवरेबल कंडीशन में आ जाएगी, डिविडेंड दे देगी। वो तो 50 रुपए पे डिविडेंड दे सकती है, बोनस शेयर भी दे सकती है। लेकिन मसला तो आपका पैसों का मसला है ना। पैसे अगर रिलीज हो जाएंगे, सर्कुलर डेट आपका 3000 बिलियन के ऊपर है, अगर आप सर्कुलर डेट कम कर देंगे, PSO को पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली PSO डिफॉल्ट नहीं है। PSO पैसे मांगती है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से पैसे मांगती है, वो पैसे। हारून साहब, PSO कभी भी डिफॉल्ट नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि अगर मैं $12 की कोई चीज लूं और $6.5 में बेच दूं, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। बिल्कुल, यू आर राइट। मैं तो आपकी सारी बातों पे एग्री कर रहा हूं। बस सिर्फ ये है कि आपको मैं ये बता दूं कि करंट इस वक्त है ना, वो जो क्रूड ऑयल है ना, वो $100 पे दोबारा आ गया है। वो मैं हर 1 घंटे के बाद मैं खुद भी चेक करता हूं, वो 96 टच करके फिर वापस 100 का हो गया। 99.80 पे है अभी, 1 सेकंड पहले मैंने चेक किया था। तो अच्छा, ठीक है। लास्ट वर्किंग जो की है $103 पे की है, जो पहली तारीख को। तो देखिए, अगर ये हम जैसे अगर ये 2-3 दफा जैसे अगर ये 95 का घर तोड़ देता है तो हमारे को 8-10% जो रिलीफ मिल जाती है। और इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान में कुछ प्राइस बढ़ने की वजह से 3 से 4-5% हमारी कंजम्पशन भी कम हुई है। और इस वक्त OMC सारी ओवर स्टॉक्स हैं, तो ये ओवर स्टॉक्स है पैनिक की वजह से। तो मेरे ख्याल में 1-8 महीने में हमारे को काफी डॉलर के ऊपर रिलीफ मिल जाएगा। देखिए जी, मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका जो पेट्रोलियम प्राइसेस कम हो रही है, इसकी वजह ये नहीं है कि आपकी है ना जो प्रोडक्शन बढ़ गई है या आपकी सप्लाई लाइन बहुत अच्छी हो गई। इसकी सिर्फ वजह यह है कि दुनिया रिसेशन से डर गई है। और द मोमेंट वो जो फेयर है रिसेशन का, बिल्कुल कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपका जो है ना डिस्काउंट रेट बढ़ रहा है हर जगह। तो आपका डिस्काउंट रेट जैसे ही थोड़ा सा कम हुआ या आपका इन्फ्लेशन कम हुआ तो आपकी तो दोबारा ऑयल प्राइस तो दोबारा चढ़ जाएगी, क्योंकि ऑयल प्राइस उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक यूक्रेन और रशिया का मसला हल नहीं होता है। यूक्रेन और रशिया की वॉर जिस दिन खत्म हुई तो एक्सपोर्ट ओपिनियन तो $75 पे आ जाएगा। 75 नहीं, मेरा तो $60 के ऊपर है। मैं तो $60 पे हूँ।
जी। लेकिन अभी मसला ये है कि वो कोलोसस का जहाज उतर गया है ताइवान पे, ये एक नया झगड़ा शुरू हो रहा है दुनिया में। तो वो ये तो तो ऐसे चलते रहेंगे, ये झगड़े तो चलते रहेंगे, लेकिन हम भी हमारे को देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सबसे बड़ा स्टेप ये लेना चाहिए कि जो इंडस्ट्री आपके डॉलर को रिप्लेस कर रही है, जो एक्सपोर्ट को रिप्लेस कर रही है, उसको फुल सपोर्ट करे। और यहाँ पे कोई जो आने में आपको बड़ी तकलीफें होती हैं, तो ये चीजें मशीनरी की आप एलसी नहीं खोल सकते। तो देखिए ये सर, सारी चीजें इसके पहला एक आपको क्या बनाना पड़ेगा कि आप किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं। आप टेक्सटाइल वाले बोलते थे जी हम एक्सपोर्टर हैं, $12 की गैस लेके उनको $6.5 में आप गैस दे रहे थे, तो ये सर्कुलर डेट बढ़ेगा तो नहीं होगा। आप ₹20 का यूनिट खरीद के वो पावर प्लांट से उनको कैपेसिटी चार्जेस दे के और आप उनको ₹9 का यूनिट देंगे एक्सपोर्टर्स को। आप ये भी तो देखें। और कई जगह ऐसा हुआ है कि जो जो आपके जो इनकी जो इंडस्ट्री है, वो लोग बिजली बना के बेच रहे हैं, दे आर नॉट एक्सपोर्टर। उनकी एक्सपोर्ट है $1 मिलियन, $1 मिलियन का मिसाल के तौर पर हो गया, और उनके एक महीने के बिल जो आते हैं वो 10-10 करोड़ रुपए आते हैं। तो ये चीजें भी आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी। देखिए इसमें एक चीज ऐड मैं ये करूंगा कि देखिए व्हाई नॉट टू इंपोर्ट फ्रॉम द ईरान एंड द रशिया, ठीक है ना। गवर्नमेंट इसके ऊपर क्यों वर्किंग नहीं करती? चले अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, फ्यूचर का भी प्लान ले लेना। आपके पास ऑप्शन हो ना कि आप ईरान से भी ले सके, रशिया से भी ले सके, क्यों नहीं करते हैं? हमारे इंडिया तो ले रहा है ना, श्रीलंका ने भी लेना शुरू कर दिया, बांग्लादेश भी बात कर रही है, आप क्यों नहीं लेते? इवन सऊदीज ले रहे हैं, आपको पता है सऊदीज भी ले रहे हैं। सर देखिए, ईरान तो हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ बॉर्डर पे है, और ईरान तक बॉर्डर की पाइपलाइन डली हुई है, और हमारा यहाँ से मन से लेके जो बॉर्डर हमारी पाइपलाइन डलनी है, वो पाइपलाइन डलनी है तकरीबन 150 अरब रुपए की, 150 अरब या 200 अरब रुपए की लाइन डाल के आप इस वक्त जो एलएनजी के कार्गो, स्पॉट्स कार्गो की इस वक्त जो प्राइस है, मैं लॉन्ग टर्म की साहब बात नहीं कर रहा, जो स्पॉट की बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त इन्होंने 10 कार्गो मंगाए थे, इसके लिए कोई भी टेंडर नहीं आया, वो $42 पे है। वही चीज आपको $6 में मिल रही हो, तो आप पाइपलाइन डालें। अब एक सबसे बड़ा फेयर ये है कि जी आपके ऊपर सैंक्शंस आ जाएंगी कि आपने ईरान से ले लिया, आपने रशिया से ले लिया। तो लेकिन ये सब चीजों का कोई बोल्ड स्टेप गवर्नमेंट को लेना होगा कि अगर हम लोग और क्रैश होते जाएं और हम और प्रेशर में आते जाए, रुपये और प्रेशर में आती जाए, तो आपको सस्ती चीज तो लेने का हक है। नॉर्थ कोरिया कभी भी प्रेशर में नहीं आया, वेनेजुएला कभी भी नहीं आया, अर्जेंटाइन डिफॉल्ट हुआ, कोई नहीं आया, ब्राजील डिफॉल्ट हुआ, कुछ भी नहीं आया, स्पेन 4 दफा डिफॉल्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, आप में है ना, आप में आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, आपको बोल्डली जवाब देना है। आप न्यूक्लियर स्टेट है, आप बिहेव करें न्यूक्लियर स्टेट की तरह, आप बिलो द बेल्ट काम करो। पता नहीं कितने लो लेवल पे आप डर डर के, ये इस तरह तो नहीं होता है। दैट्स वाई मैं आपको, आप मुझे बोले थे, दैट्स वाई आई लाइक खान, बिकॉज ही वो आपको पता है, डिस्पाइट जो भी उसकी है ना शॉर्ट कमिंग्स है, आई विल नॉट गो इनटू इट, लेकिन इस मामले में तो ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड। ये तो आंखों में आंखें डाल के बात करता है ना दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ। और आप देखेंगे दूसरी गवर्नमेंट के साथ जब बंदा चलता है तो पता चलता है कि बंदा हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर चल रहा है। और इनको देखें भाई, वो सैलाब दुकान के लिए गए हैं और छतरी लेकर खड़े हो गए, ठीक है, धूप लग रही थी। जो बंदा मतलब थोड़ी देर के लिए धूप नहीं ले सकता है जो प्राइम मिनिस्टर, वो क्या आपके मुल्क के लिए करेगा? मतलब माय गुडनेस, क्या बोलूं आपको। ये तो पॉलिटिकल इश्यूज तो अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे को कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, जहां से हमको सस्ती गैस मिले, जहां से हमको सस्ता फ्यूल मिले, जहां से हमको सस्ते वीट मिले, वो हमारे को लेना चाहिए। अब आप $7 में वीट मंगा रहे हैं, जबकि रशिया $282 में बेच रही है, तो आपका आप देखेंगे जी आप वेयर यू स्टैंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। I beg leave because it's a prayer time, मगरिब का टाइम में ना जा रहा है, तो thank you very much. Thank you so much, sir, for joining the meeting. Okay. Thank you so much for your time. Okay, Mr. ताहिर सलोच, आपका कोई सवाल है? आप करना चाहते हैं सवाल? Mr. ताहिर? Anyone have question?
आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। बेटे मेरा ख्याल अभी कोई और लाइन पे नहीं है, तो मुझे भी इजाजत देंगी आप? यस सर, श्योर सर। आपको कोई सवाल मेरे से करना है तो पूछ लें, फिर मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। जी सर, एक क्वेश्चन है सर। ये लास्ट इंटरव्यू में आपने कहा था कि जैसे लास्ट गवर्नमेंट ने जो है 10 रुपए पेट्रोल के प्राइस घटाए, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। तो सर क्या हम लोग ऐसी पोजीशन में है कि मतलब अगर अगर 10 रुपए पेट्रोल हमारा कम हो तो हमारा मुल्क जो है बिल्कुल ही सांसों पे आ जाए? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पे एतराज किया था, इस बात पे तो थोड़ा सा क्लियर कर। देखिए उस वक्त 10 रुपया कम किया था, जबकि उनको 30 रुपया बढ़ाना था। आप ये देखेंगे नई गवर्नमेंट आई और उन्होंने 100 रुपया लीटर डीजल बढ़ा दिया, जो अब कम हो गया था तकरीबन अब 80 रुपए का, बाकी 13 रुपया उन्होंने कम किया। तो देखिए आपको इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पे, मैंने पहले भी बोला कि महंगा लेके सस्ता बेचेंगे तो आप कैसे गुजारा होगा। तो मैंने ये बोला 10 रुपया जो करा था उसे बिछा गया तो यस यस सर, कंटिन्यू। तो ये था कि उस वक्त आपको 30 रुपया बढ़ाना था और आपने 10 रुपया कम कर दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उस वक्त 40 रुपीज की हिट आई। अब उसके बाद आके इस गवर्नमेंट ने कोई हार्ड डिसीजन लिए और प्राइस बढ़ाई। अभी भी आपने 50 रुपए लेवी जो है वो 20-20 रुपए लेवी और 17% सेल टैक्स है, तो 30 रुपए और 64-65 रुपए आपको जो भी गवर्नमेंट आएगी और पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। राइट। और सर आपका डॉलर के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि मोस्टली जो भी हमारे ऑडियंस हैं वो मोस्टली इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट के, और या तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी है जो कि इन्वेस्टर है। तो अभी जो स्टॉक मार्केट को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमी हमारी वीक है, उसके अलावा जो डॉलर से उनका आउटफ्लो बहुत ज्यादा है और डॉलर बहुत इंक्रीज हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनीज के ऊपर इंटरेस्ट तो इंक्रीज हो गया जिन कंपनीज ने डेट लिया हुआ है बैंक से, लेकिन उसके साथ साथ उसके सुपर टैक्स भी लग गया है। तो आपका इनकी जो आने वाली प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में आपको क्या कहना है? एज एन इन्वेस्टर भी आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए जब तक आपकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं आएगी, दोनों पॉलिटिकल फ्रंट पे ये चीजें सेटल नहीं होंगी, स्टॉक मार्केट प्रेशर में रहेगी। आपका काइबर इस वक्त 15% पे है, और अगर कोई लैंडिंग करने जाता है तो 15+3 तो 17-18% पे। और अभी जो कंपनीज है, अगर कोई 15% से ज्यादा अगर कोई डिविडेंड यील्ड कंपनीज हुई वो तो उसकी जब पॉजिटिव है, अगर 15% से कम है तो हर कोई ये सोचता है कि जी मैं जाके PIB ले लूं, टी बिल्स ले लूं, तो वहां पर 15-16% पे आ जाएगा। तो लेकिन देखिए इस वक्त कई सेक्टर डिस्काउंटेड रेट पे तो हैं, लेकिन उनकी जो टैक्स वगैरह लगाने के बाद फर्स्ट क्वार्टर की ये जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही आप देख सकते हैं। और अब हर सेक्टर की अलग एक यार्ड स्टिक्स है, तो आप किस जैसे आप बैंक्स पे आपने एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा दिए, तो ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। पेट्रोलियम में सर्कुलर डेट पे फंसे हुए हैं। यस सर। और ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जी अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर ठीक हो भी गया और सर्कुलर डेट भी कम हो गया, तो जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता हमारा स्टॉक मार्केट थोड़ी सी प्रेशर में रहेगी। लेकिन सर एक ये भी कहा जा रहा है, हाइप क्रिएट हो गई है कि पाकिस्तान भी श्रीलंका सर, जैसे कि न्यूज आ रही है जी कि बेटा आप क्या बोल रही थी? यस सर, न्यूज जैसे कि आ रही है, एक हाइप क्रिएट हो गई है कि पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट हो जाएगा। और सिचुएशन अभी देखा जाए तो सिमिलर ही है, जैसे कि हमारी इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो गई है, पेट्रोल की प्राइसेस इतनी इंक्रीज हो गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, इवन जो गैस की प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि पाकिस्तान इन फ्यूचर डिफॉल्ट में जाएगा, जितनी अनसर्टेनिटी इस वक्त दिखाई दे रही है? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, मैं नहीं समझता। एनी रीजंस? देखिए आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं और जितनी चीजें हैं, और आपको जो IMF के पैसे आज अगर आ जाएंगे 1 बिलियन जो आ जाएगा, तो आपको ये 3-4 महीने के लिए तो आप स्टेबल हो जाएंगे। और मैं नहीं समझता कि हम जून तक डिफॉल्ट करें, और अगर बीच में कोई और वर्ष हालात हो गए
तो वो अलग बात है, लेकिन इस सिनेरियो में पाकिस्तान में नेवर डिफॉल्ट। लेकिन सर अगर ट्रेंच आ भी जाए, इससे पहले भी बहुत सारी ट्रेंच आ गई है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान की सिचुएशंस में कोई चेंजिंग नहीं नजर आ रहा। और इतने टाइम के बाद ये भी न्यूज आ रही कि नहीं, पाकिस्तान जब तक आप अपने देखिए, आप अपने एक्सपेंसेस कम नहीं करेंगे और इनकम नहीं बढ़ाएंगे तो आप तो हमेशा रुपये प्रेशर में ही रहेंगे। तो आप अपना सबसे बड़ा जो चंक है वो आपको, जैसे डिफेंस है, डिफेंस को कट डाउन करना पड़ेगा। आप न्यूक्लियर पावर है, और आपको जो जैसे अभी हारून रशीद साहब से बात हो रही थी, तो बात ये कर रहे थे कि जी कि आप सस्ता फ्यूल, सस्ती गैस और सस्ता वीट आप बाजार से जब मिलती है तो आप महंगी क्यों लेते हैं? सर आपको लगता है कि हमेशा एक IMF बात आ जाएंगे? जी बेटे, मेरा ये सवाल है कि आपको लगता है कि IMF से इमदाद हमें मिल जाएगी, लेकिन हम कब तक IMF के मोहताज रहेंगे? और IMF की जो कंडीशन है वो कंडीशन आज की तो नहीं है, IMF की कंडीशन तो 2008 से है, और उसके ऊपर अप्लीमेंट तो किसी हुकूमत ने नहीं किया है। और जितना भी महंगाई का तूफान आता है और जो भी चीजें महंगी होती हैं, उन सब के मामला अवाम उन्नास के ऊपर गिरे जाते हैं। तो अवाम उन्नास कब तक कुर्बानी दे? और आपने कहा कि डिफेंस के बजट को कट करना होगा, तो डिफेंस के बजट को हम कैसे कट करेंगे? ये तो गवर्नमेंट को, डिफेंस वालों को खुद फैसला करना होगा, जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं। नहीं, आप जब तक ये खर्चे अपने कम नहीं करेंगे और जिस तरह के एक्सपेंसेस आपकी ब्यूरोक्रेसी करती है, जिस तरह के खर्चे आपके पॉलिटिशियन करते हैं, और इस किस्म के एक्सपेंसेस जब तक आप कट डाउन नहीं करेंगे, अगर मेरी इनकम 10,000 रुपए है और मेरे एक्सपेंसेस 25,000 रुपए है, तो मेरा क्या होगा? इसी तरह आपको अपने हर पॉइंट पे जो जो चीजें हैं, एक्सपेंसेस है, उनको चेक लगाए और अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाए। सर मुल्क बेहतरी की तरफ तो देखिए, अवाम कुर्बानी दे रही है, अवाम से ये जो मांगते हैं अवाम उनको दे रही है। अभी आप देखिए इलेक्ट्रिक के बिल के ऊपर क्या हुआ, हर दुकानदार को उन्होंने टैक्स लगाया है, वो टैक्स नेट का पैसा जाता कहाँ है? और बात रही हुकूमत की, तो हुकूमत तो आपको पता है लीडर की मर्जी के बगैर कोई भी नहीं आता। ऐसे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन और एस्टेब्लिशमेंट, ये तीन आज जो बहुत बड़े खर्चे हैं, आप इनको खर्चों को कट डाउन नहीं करेंगे तो आप हमेशा प्रेशर में रहेंगे। तो सर ये इनको कट डाउन किस तरह करें? आप बताएं ना, पिछले 70 साल से तो हम देख रहे हैं कि ये अपना बजट तो कट डाउन नहीं कर रहे हैं। जितने भी सियासतदान हैं, IMF, मेरे को तो ये लगता है, जहां तक मैं IMF को समझा हूं, कि IMF से जो लोन आती है वो समझो कि वो एक चोपड़े में लिख दी जाती है, और इसका जो 10%, 15% जो कमीशन है वो हुक्मरान अपनी जेब में डालते हैं, और IMF लिख देता है कि हम लोगों ने पाकिस्तान को इतना कर्जा दिया। आज तक तो IMF का कर्जा उतरा नहीं है, और डॉलर की ऊंची उड़ान आपके सामने ही है, और डॉलर की आवाज इस वक्त 265 रुपए की आ रही है। आपने 265 सुना, मैंने 300 सुना, लेकिन अब ये देखेंगे जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी और जो आपकी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट को, फॉरेन एक्सचेंज को रिप्लेस करती है, उसको कब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। आप बताए ना, एक्सपोर्ट कैसे करेगी? बिजली हमारे पास नहीं है, पानी हमारे पास नहीं है। एक मिनट अशर भाई, एक मिनट हम थ्रू द पॉइंट आ जाते हैं, थ्रू द पॉइंट क्वेश्चन कर लेते हैं। सर जो हालात चल रहे हैं इसमें ये सारी चीजें जो हम चाहते हैं वो तो होंगी नहीं। इन केस जब डिफॉल्ट हो जाएगा तो हमारी इंडस्ट्री को क्या सर्वाइव करना पड़ेगा, उस वक्त क्या हालात होंगे, उसमें कुछ ब्रीफिंग सर मिल सकती है आपसे? सर देखिए, डिफॉल्ट किया, ब्राजील डिफॉल्ट किया, वेनेजुएला वो डिफॉल्ट किया, स्पेन ने 2 दफा डिफॉल्ट किया, श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया। क्या हुआ? IMF ने बोला कि जी आपके जो इंटरेस्ट है वो 3 साल तक के लिए फ्रीज, आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और 2-4-5 बिलियन डॉलर ले लो। तो यही हमारे साथ होगा। आप फिर क्या घबराना है? तो ये है ना, ये चीजें बोल्ड स्टेप तो लेने आएंगे। डिफॉल्ट होने के बाद सर ये हमारी एलसी, डिफॉल्ट होने के बाद हमारी एलसी तो नहीं खुलेगी। एलसी को देखा, आप एलसी नहीं खुलेगी, आप रीजनल ट्रेड पे आ जाए, ईरान से पेट्रोल मंगा लें, ईरान से फ्यूल मंगा लें। और सर एक्सपोर्टर्स का क्या? देखिए ना, ईरान में आज भी दूध जो है ना, पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो 25 रुपए लीटर है, हमारे 150 रुपए लीटर है। तो आप अपनी रीजनल ट्रेड खोल देंगे। तो सर ये एक्सपोर्टर्स का क्या होगा फिर?
एक्सपोर्टर का जी, आपका एक्सपोर्टर तो जो है, जिनको जिस मुल्क को चीजें चाहिए वो एक्सपोर्ट तो करेंगे, आपसे लेंगे। वक्ती तौर पे तकलीफें होंगी, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटे, टेक केयर। Anyone else have question? सर मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे कि अभी इंपोर्ट्स पे बैन हुआ था और आज भी न्यूज आई थी कि इंपोर्ट जो 37% कम हो गई हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा हमारी इकोनॉमी में? हेलो जी सर। जी, आपका क्या सवाल था? सर चले गए, आई थिंक ही लेफ्ट द मीटिंग। अच्छा, मेरा समीर भाई से एक सवाल है। हाँ जी। डिफॉल्ट की बात कर रहे थे, तो डिफॉल्ट में स्टॉक मार्केट का क्या होता है? समीर भाई अपना माइक अनम्यूट करें। मलिक साहब आपने उस वक्त सवाल क्यों नहीं किया जब सवाल करना हाँ, जब वो थी तो सवाल करना था ना। हाँ, अभी आप क्या पूछ रहे हैं? डिफॉल्ट का क्या है, क्या पूछ रहे हैं? स्टॉक मार्केट पे सिर्फ इतना असर पड़ेगा पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के बाद कि मार्केट कुछ माह के लिए, 6 महीने या साल के लिए सस्पेंड कर दी जाएगी, फ्रीज कर दी जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2008 में भी मार्केट 6 महीने के लिए फ्रीज हुई थी जब हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। अच्छा, में अब वो पत्रों का दौर खत्म हो गया है। अब मसला ये है कि यही मैं सवाल मेरा करने का मकसद यही था जो मैंने इनसे पूछा था कि अगर डिफॉल्ट हो जाएगा तो क्या कहेगा, तो वो यही कह रहे हैं ना कि उसी तरह एक्सपोर्टर अपने ट्रेडिंग करेंगे और एलसीटी वगैरह तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये पूछने का मेरा मकसद यही था। ठीक है, देखो मैंने आपको यही जाना कि देखो जो एक्सपोर्टर है उसके लिए कोई भी इशू नहीं होगा। देखो पाकिस्तानी चावल वैसे भी जाता ही है ना बाहर, आपकी बेडशीट जाती है, आपकी दूसरी प्रोडक्ट जाती है बाहर, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि बिजली ना होने की वजह से हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होती है, इसलिए हमारी एक्सपोर्ट फेल हो जाती है। मेरा एक सवाल और भी है, मैंने ये पूछा था, अगर इस मुश्किल वक्त में चाइना हमारा साथ खोल के क्यों नहीं दे रहा? उसको पता भी है पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, तो वो उसको, हम तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर इतना महंगा कर्जा हमको देते हैं, तो वो क्यों नहीं, उसमें नरमी क्यों नहीं? का पॉइंट जो डिस्कशन करने के लिए अब रह गया है वो एक ही पॉइंट है कि अगर आज नहीं तो चलो इन हालात में 5 साल बाद डिफॉल्ट तो होना ही है, बात समझ गए ना? नहीं, 5 साल के बाद डिफॉल्ट नहीं होंगे, ये बात आप मेरी रिकॉर्ड पे रख लो। 2023 मई के अंदर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका होगा और पाकिस्तान को आगे जाके जो है ना वो वेलफेयर स्टेट बनना है, क्योंकि आवाम जब तक खड़ी नहीं होगी, आवाम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। और स्टॉक मार्केट में काम करने वालों को मैं पिछले 1 साल से एक ही बात कह रहा हूं कि अपने पैसे रुपये बचाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाएं। जो सट्टा कर रहा है, जो गैम्बलिंग कर रहा है, जो ट्रेडिंग कर रहा है, वो रोज की हार जीत करके निकल रहा है। अगर कोई लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो वो 37,000 का इंतजार करे, क्योंकि 37,000 तो एक बॉटम है और मेरे ख्याल से 37,000 के पास एक न्यू सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, जो न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च होना है स्टॉक मार्केट के अंदर। जब तक ये सॉफ्टवेयर लॉन्च नहीं होगा तब तक समझो कि मार्केट के अंदर काम करने जैसा नहीं है। तो बेहतरीन मशवरा मेरा यही है कि आप लोग सब इंतजार करें, खालिस इन्वेस्टमेंट ना करें। हाँ, सट्टा आप लोग कर सकते हैं, गैम्बलिंग आप लोग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आप लोग नहीं कर सकते। ये सबसे कड़वा सच मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि जब तक हम लोग डिफॉल्ट नहीं होंगे, जब तक हमारे मामला नहीं होंगे ना, मामला